Join us at the Jaipur Dialogues Annual Summit 2024, a 3-day event filled with powerful discussions and thought-provoking ideas. 80+ speakers, 15+ sessions, one mission: reclaiming Bharat. Be part of a movement to rediscover and reshape the future of our nation. Register now. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक अवश्य करें, साथ में वीडियो शेयर भी करें। वक्फ अमेंडमेंट बिल, जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसमें वक्फ एक्ट का नाम भी बदला जाएगा, उसके बारे में राष्ट्रवादियों के मन में अनेक शंकाएं उठ रही थीं। और आपने देखा होगा कि मैंने भी इसके बारे में लोगों को कहा था कि भाई देखो, शंकाएं अधिक मत करो, और ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है कि भाई चूँकि मुसलमान जो हैं वो QR से स्कैन करके और ईमेल, ऑटोमेटिकली जनरेटेड ईमेल भेज रहे हैं, और आपको लगता है कि वो करोड़ों की संख्या में ईमेल भेज देंगे तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए आपको भी QR स्कैन करके सब करना है। इसके बारे में आप ध्यान कीजिए, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था भैया ये रेफरेंडम नहीं है, क्योंकि जो भी रेफरेंडम होना है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर होना है। आप अपना रेफरेंडम दे चुके, आप अपनी सरकार चुनकर भेज चुके। आज अमित शाह ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अमित शाह जी के वक्फ अमेंडमेंट के बारे में एक वक्तव्य आया, उसे सुने थोड़ा सा। पूरा है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। तो अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ये वक्फ अमेंडमेंट पास होगा। वक्फ अमेंडमेंट पास होने के लिए आपको ये दिख रहा होगा कि JPC जो बैठ रही थी वो अब लगातार 3 दिन बैठने वाली है। कल से लगातार 3 बैठकें हैं JPC की। तो इससे आपको अब यह अनुमान लग जाना चाहिए, यह अंदाज़ा लग जाना चाहिए, यह आइडिया हो जाना चाहिए कि यह वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये पास होकर रहेगा। पास होकर क्यों रहेगा, वो ये भी है कि देखिए 100 दिन की बात थी कि भाई 100 दिन में क्या किया। 100 दिन का कल आपने देखा लेखा जोखा दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी 100 दिन के बारे में बात की, लेकिन वो 100 दिन के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हो कि भाई ये प्रोजेक्ट हमने दे दिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, ये स्कीम दे दी, और इस तरह की जो बातें थी वो सारी आई। लेकिन आप ध्यान करें कि लोगों ने ये कहा था अपने मैंडेट के द्वारा कि भाई हम जानते हैं कि आप एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमने आपको केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं चुना है, हमने आपको राष्ट्र की और विशेषकर हिंदुओं की जो गहन समस्याएं हैं उनके बारे में चुना है। और यह जो वक्फ बिल है या जो वक्फ एक्ट है वो पूरी तरह से मुगलिया सल्तनत के सुपीरियर अधिकारों की तरह ये सभी लोगों के ऊपर एक ऐसा अधिकार दे दिया गया है जैसे मालूम पड़ रहा है कि अभी भी देश में मुगलों का राज हो। क्योंकि ये तो उसी समय हुआ करता था ना कि भाई जब इस्लामियों का राज था तब इस्लामियों के जो अधिकार थे वो सबसे सुपीरियर हुआ करते थे। वही अल्लाह के प्यारे थे और वो ही जो थे वो ही जन्नत में जा सकते थे, बाकी सबको जहन्नुम में जाना था। तो बाकी सारे के सारे सेकंड क्लास सिटीजन हुआ करते थे, और जब औरंगज़ेब था तब जजिया भी दिया करते थे। बाकी बाद में जजिया हजिया तो खैर जब उनकी ताकत ही नहीं रही तो काहे का जजिया और काहे का कुछ। लेकिन उसके बाद से लगातार ये मूवमेंट आता रहा है यार। जब हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनकी दिली तमन्ना यही है कि किसी भी तरह से मुग़ल राज जो है वापस लाया जाए। तो मुग़ल राज को वापस लाने के लिए नेहरू जी ने उनको एक ये टूल दिया, ये वक्फ एक्ट। अच्छा, इस वक्फ एक्ट में धार लाने के लिए बाद में 93 में कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल उसको उसी तरह से बना दिया कि जिस तरह से बाकी सारे लोग जिम्मी हो जाएं, सारे अधिकार जो हैं वो वक्फ के पास है, वक्फ जिसके ऊपर उंगली रख दे वो ज़मीन उनकी। और कैसे कैसे मजाक किए इन्होंने, आप देखिए। इन्होंने ताजमहल को वक्फ डिक्लेयर करवा दिया था 2005 में। जी हाँ,
कोई भी बिल्डिंग जो बनी थी इस्लामी काल में वो सब साहब ये वक्फ हो गई, इसको वक्फ में आ गया, ये वक्फ बाय यूज़र हो गया, यानी कहीं भी जाके नमाज़ पढ़ दो वो वक्फ हो गया। तो ये जो तमाशा जो चल रहा था, और उसमें ऊपर से तुर्रा ये कि ओनरशिप नहीं देखनी, वक्फ एक्ट को ओवर राइडिंग अधिकार दे दिए गए। वक्फ एक्ट जो था ये कह दिया गया कि साहब सारे एक्ट के ऊपर होगा ये। जिस तरह से मुग़लों के राज में इस्लाम का हक़ बाकी सबके ऊपर था, मुसलमान का हक़ सबके ऊपर था, वो उसी तरह से भारत में, स्वतंत्र भारत में भी ये कह दिया गया कि साहब कि जो वक्फ एक्ट है वो पूरे भारत के जितने भी और एक्ट हैं उनके ऊपर है। एक तरह से इस्लामी राज्य की उद्घोषणा कर दी गई। और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि आप ये देखें कि 2013 से लेके, यानी जब ये अमेंडमेंट हुआ 2013 से लेके 2013 में लगभग 3.5 लाख एकड़ ज़मीन थी वक्फ बोर्ड्स के पास में, और आज जो है वही ज़मीन बढ़ के 9,40,000 एकड़ हो गई, यानी 2.5 गुने से अधिक। ये कहाँ से आई कि जो ज़मीन देखो उसको वक्फ डिक्लेयर कर दो। आधा पंजाब जो है वो वक्फ एक्ट में आ गया साहब। ये राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी ने आधा पंजाब तो दे दिया वक्फ बोर्ड को। और आजकल हमारी एसजीपीसी जो है, जो चाहती है कि साहब हम खालिस्तान बनाएंगे, क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है। उनको ये नहीं पता कि जिस पंजाब की वो बात कर रहे हैं, यानी भारत वाला जो पंजाब है, भारत के हिस्से का पंजाब, जिसके ऊपर वो पूरा अपना कब्जा और उसको खालिस्तान का भाग बनाना चाहते हैं, खालिस्तान की टेरिटरी बनाना चाहते हैं, उसमें आधी ज़मीन तो वक्फ के पास है। क्या करोगे तुम? अब एसजीपीसी की बात किसी और दिन, क्योंकि वो भी जो है वो बस ये समझ लीजिए कि वो एक पंच ककार के साथ में एक इस्लामी पंथ ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अब ये जो बात कही अमित शाह जी ने, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी मांग थी और वो अब पूरी होने जा रही है। तो इसलिए अब राष्ट्रवादियों को यह अनुभूति हो जानी चाहिए और उनको ये मान लेना चाहिए कि हाँ भाई, ये इस दिशा में भी कार्य अब आरंभ हो गया है। अभी और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे जो है आपकी संपत्ति पर सीधे सीधे प्रहार हो रहा था। अब सारी सरकारी संपत्तियां इनसे चली जाएंगी, सारी सरकारी संपत्तियां ऑटोमेटिकली सरकार के नाम लिख दी जाएंगी। और भी और संपत्ति, अगर किसी की प्राइवेट संपत्ति जो इसके ऊपर इन्होंने अधिकार जताया है, तो वो अब ओनरशिप साबित करनी पड़ेगी। यानी अगर ताजमहल को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो ये बताना पड़ेगा कि भाई ये शाहजहां की मिल्कियत थी, इनके पास कहाँ से आई और शाहजहां ने कब इनको वक्फ किया, ये सब बताना पड़ेगा। ओनरशिप कब हुआ, ट्रांसफ़र कब हुआ, ये बिल्कुल क्लियरली बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि साहब कह दिया कि भाई ज्ञान वापी जो है वो वक्फ हो गई, या मथुरा की ईदगाह है जो वक्फ हो गई, आपके हक़ में नहीं है, आपकी ओनरशिप में नहीं है। आपने मथुरा वाला तो किस्सा तो बड़ा विचित्र है ना, कि जिसकी ओनरशिप थी उसके अलावा किसी दूसरे ने मिली भगत करके और सेटलमेंट कर लिया पीछे से, और सेटलमेंट डिक्री, या जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री, पास करवा दी अपने खिलाफ। कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री जो कि ज़मीन आपके पास स्वयं नहीं है, और उसको वक्फ कर दिया गया। अरे भाई, किसने वक्फ कर दिया? तुम्हारी ज़मीन थी कि नहीं थी? ऐसे दुनिया भर के ये वक्फ पड़े हुए, सब हटेंगे। जैसा कि ओवैसी चिल्ला रहा है, ये अल्लाह की ज़मीन है, क्या इसको भी नहीं बचाओगे? ये ज़मीन हिंदुओं की है, ये ज़मीन सरकार की है। और अब दिल्ली में तो विशेष तौर से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अब दिल्ली में आपको पता है कि आतिशी मार लेना बन गई है मुख्यमंत्री, और अमानतुल्लाह खान जो पुराने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, दुनिया भर की जो वक्फ संपत्तियां थीं, 123 संपत्तियां जो 2014 में
चुनाव डिक्लेयर होने के एक दिन पहले ट्रांसफ़र की गई थी, वो सब वैसे भी सरकार ने वापस ले ली हैं और अब ओनरशिप की बेसिस पर सब चली जाएंगी। तो हमारे बेचारे अमानतुल्लाह खान और आतिशी जो हैं वो क्या करेंगे? वो ढोल पीटेंगे, कहेंगे अरे लो 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 हमारी वक्फ संपत्तियाँ चली गई। दुनिया भर की वक्फ संपत्तियाँ दिल्ली में सबसे अधिक है भाई, सबसे अधिक मुग़लों का और इस्लामियों का राज ही दिल्ली में रहा है, तो दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति है। दिल्ली के 1/3 दिल्ली जो है वो वक्फ संपत्तियों से अटी पड़ी है। ये सारी वक्फ संपत्तियाँ चली जाएंगी, हाय राम, आतिशी के हाथ से चली जाएंगी, अमानतुल्लाह के हाथ से चली जाएंगी। क्या होगा? बहुत दुख की बात है कि बिल्कुल स्पष्ट निर्णय आ गया है। राज्यसभा में अब ये रुकेगा नहीं बिल, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए की मेजॉरिटी आ गई है। जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे बड़ी उम्मीद थी, तो अब बीच में साहब आपने देखा कि भाई केसी त्यागी थोड़ा बहुत इधर उधर बोले तो उनको हटा दिया गया। लल्लन सिंह जो हैं वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो इस समय नेता बन गए हैं पार्लियामेंट्री पार्टी जेडीयू के, वो स्पष्ट बोल चुके हैं वक्फ एक्ट के विरोध में। टीडीपी साथ में है, तो बिल्कुल सही मौका है, अमित शाह जी इसको पास करा लो और फिर देखो कैसे माहौल बदलता है। अब आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी ठीक हो रही है, दिख रहा है। अब बीजेपी के हैंडल से कुछ मीम्स और ग्राफिक्स भी आने लगे हैं और कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं वो बीच बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं और हमारे राजकुमार को धोने भी लगे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है और दूरदर्शन तो बिल्कुल इस समय जो है बिल्कुल फायर है। तो आपको बधाई और वक्फ एक्ट पास होने के लिए अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।